हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। पी ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। पी ब्लॉक की स्टडी में पूरी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोगों ने जो ग्रुप स्टडी स्टार्ट की है उसमें हम लोग 15th ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। 15th ग्रुप के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ 15th ग्रुप की पढ़ी थी। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 15th ग्रुप के 2 कंपाउंड्स को डिस्कस किया था जो हमारे सिलेबस में हैं। नाइट्रोजन यानी N2 डाई नाइट्रोजन, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, ये सब। और दूसरा कंपाउंड लिया था अमोनिया, अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 15th ग्रुप की तो 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शन ये है आपके लिए, सब कुछ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड होगा। अगर आपका जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। जो ये प्लेलिस्ट है पी ब्लॉक नाम से है, तो पी ब्लॉक में शुरुआत के जो लेक्चर्स हैं वो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं। पहले उनको देखिए और 15th ग्रुप के जो 2 लेक्चर्स और आपको दिखा दिए गए हैं उनको देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए। नाइट्रोजन के जो और कंपाउंड्स बचे हुए हैं वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड, उसको डिस्कस करना है जो कि आज के लेक्चर में होगा। और दूसरे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इस साल सिलेबस में नहीं हैं तो उसका लेक्चर थोड़ा हो सकता है बाद में आए। तो बेटा जी, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं एकेडमिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक से इसको पढ़िएगा। तो ऊपर हमने देखिए हेडिंग डाली हुई है, टाइम बचाने के लिए थोड़ा पहले से ही लिख लिया है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका एक कॉमन नेम होता है एक्वा फोर्टिस। देखिए, बनाने के केवल 2 ही मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। HNO3 बनाने का जो लेबोरेटरी मेथड है, लैब में कैसे बनाएंगे, लैब में जो सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और KNO3 जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो KNO3 या NaNO3 को हम हीट करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तब देखिए ये रिएक्शन होगी NaNO3 प्लस H2SO4। हीट करने पर क्या होगा, NaHSO4 प्लस HNO3, ये बन जाएगा। अगर इसको कॉमर्शियल स्केल पे बनाना है, मतलब लार्ज स्केल पे बनाना है, तो कॉमर्शियल स्केल पर बनाने के लिए 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक है बर्कलैंड-आइड प्रोसेस और दूसरी है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ये ज़्यादा कॉमन है। दोनों में डिफरेंस भी बस पहले स्टेप का है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। देखो इसमें करते क्या हैं दोनों ही मेथड्स में। पहले हम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस ज़्यादा कॉमन है और केवल यही आपके सिलेबस में है तो उसी की बात करेंगे हम। बर्कलैंड-आइड मेथड आपके कोर्स में नहीं है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो होता क्या है, जो ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस है उसमें देखो होता क्या, अमोनिया जो है, अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं और ऑक्सीडाइज करा के क्या बना लेते हैं, NO। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनको नाम देने का ये एक तरीका है। एक होता है N2O, उसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। ये होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। ऐसे आता है N2O3 नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। इस तरीके से होता है NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड या इसको बोलते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। तो ये नाम देने के तरीके हैं, तो बीच बीच में अगर आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो पहला स्टेप तो होता है कि ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज करके ले जाते हैं NO में। NO का कन्वर्जन होता है NO2 में और NO2 को जब वाटर से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है HNO3। ये होता है पूरा। बेटा जी, रिएक्शन का जो की स्टेप है वो ये है। की स्टेप का मतलब होता है वो स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो या स्लो स्टेप हो, स्लोएस्ट स्टेप हो, यानी
जितने भी एफर्ट्स हम लगाएंगे वो इस वाले स्टेप में लगाएंगे, क्योंकि बाकी के स्टेप्स ईजिली हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तो अमोनिया को हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रिक ऑक्साइड में। अच्छा, ये भी ध्यान देना, अगर यही वर्कलैंड प्रोसेस होती तो अमोनिया की जगह लिया जाता N2 और N2 को ऑक्सीडाइज करके हम कहाँ ले जाते, NO में, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो फिलहाल हम ओस्टबार्ट्स प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, NO में। आपसे अगर कोई पूछे इस तरीके से कि जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाने का की स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कुछ होता है, तो वो ये वाला होता है। यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड में आसानी से नहीं होता है, इसके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको कैटलिस्ट लेना पड़ता है। तो सब कुछ जो होगा वो इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फिर जैसे ही NO बनती है, अगर NO एयर के कांटेक्ट में भी आ गई तो तुरंत ही ब्राउन कलर की गैस NO2 में ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाती है। और जब NO2 को हम वाटर में बबल कराते हैं तो दो एसिड्स HNO3 और HNO2 इनका मिक्सचर बनता है, और बाद में जो HNO2 होता है यानी नाइट्रस ऑक्साइड, वो डिस्प्रपोर्शियोनेट होकर के क्या बनाता है, HNO3 प्लस NO। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, HNO3 और NO। NO जो बनी है इसको हम रिसाइकल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर रिसाइकल कर लेंगे और फिर से क्या करेंगे, HNO3 बनाने में इसको यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर रिएक्शंस लिखी हुई हैं, सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। नोट्स जो आप बनाओगे, पहले भी मैंने आपको बताया था जब ग्रुप स्टडी करेंगे तो उसमें समझाने वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है, बस एक बार मैं अगर बोल दूंगा आपके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा अगर आप रिवीजन कर लोगे। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इतने ही नोट्स बनाने हैं, ये आपके लिए काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। तो ग्रुप स्टडी कराने का मकसद ही यही है कि आपको जो पढ़ना है केवल वो मिले, फालतू की चीज़ें आपको ना मिलें, और किस वे में आपको पढ़नी है वो आपको मिल जाए। तो देखिए बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर आप चेक करिए। ओस्टबार्ट्स प्रोसेस, वर्कलैंड प्रोसेस, देखो लिया है। वर्कलैंड प्रोसेस का जो पहला स्टेप है 4NH3 5O2, 500 केल्विन टेम्परेचर है, 9 बार प्रेशर है, प्लैटिनम रोडियम गॉज ये एज अ कैटलिस्ट यूज होती है। फिर यहाँ पर NO और 6H2O। दूसरा स्टेप होता है NOO2, यहाँ NO2 बन जाएगा, और NO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव HNO3, जो रिएक्शन लिखी हुई है 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO। और फिर क्या किया गया, NO को रिसाइकल कर लेते हैं। यहाँ से जो HNO3 मिलता है उसका डिस्टिलेशन करके हम 68% बाई मास तक कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ाना है, फर्दर कॉन्सेंट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन लिखा हो गया आगे, फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बाई यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अप टू 98% बाई मास, यहाँ तक कर लेते हैं। ये जरूर मेंशन करिएगा इस स्टेप के बारे में, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप और की स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसके बारे में मेंशन करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HNO3 में बस 2 मेथड्स, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो कौन सा है, ओस्टबार्ट्स प्रोसेस, जो कि कॉमर्शियली HNO3 को बनाने के लिए यूज़ होता है। और फिर की स्टेप आपको बता दिया, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा वो आप याद रखेंगे, प्लैटिनम रोडियम गॉज जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, यहाँ से नहीं आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ ये अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री आपको आती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लैब में जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है वो 68% बाई मास होता है, जिसकी डेंसिटी 1.504 ग्राम पर ml होती है। बेटा एक नाम आपने और सुना होगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता क्या है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, मैं आपको बता देता हूँ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है। एक नोट डाल के आप अलग से उसको लिख लीजिएगा। जब
HNO3 में NO2 गैस मिला दी जाए तो उसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। NO2 गैस जो होती है उसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। इसका तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि HNO3 में थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया जाता है। स्टार्च का रिडक्शन होता, स्टार्च का ऑक्सीडेशन होता है और जो HNO3 होता है उसका रिडक्शन हो करके NO2 बनता है और ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में। तो HNO3 प्लस NO2 दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाई एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो ये बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए और क्या हो गया? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी पढ़नी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो हो गई। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के नज़रिए से। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा, मेन तो दो ही प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है। एक तो एसिडिक कैरेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है जो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी है हम लोगों को। जो हमने यहाँ पर लिखा है ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन के बारे में लिखा है। कई बार क्या होता है ना, आप प्रैक्टिकल कर रहे होते एग्ज़ाम में, वैसे NCERT में रिएक्शन दी नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वजह कि प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लेते हैं कि आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिएजेंट्स वगैरह रखे होंगे, आपसे कहेंगे ये क्या है, आप कहोगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3। आपसे पूछेंगे भैया ये कैसा होता है, तो आप प्रॉपर्टी बताओगे कलरलेस। फिर कहेंगे अरे ये तो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों बताओ? तो उसकी वजह है डिकम्पोजिशन। सनलाइट की प्रेजेंस में जो HNO3 होता है वो इस तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। 4NO2 2H2O प्लस O2, ये ब्राउन कलर की गैस निकलती है। और जब ये बहुत डाइल्यूटेड होती है गैस, मतलब गैस कम होगी, तो उस केस में जो आपको HNO3 दिखाई देगा वो कौन से कलर का दिखाई देगा? येलो कलर का, मतलब येलो फ्यूम्स आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ये येलो फ्यूम्स क्या हैं या येलो कलर क्यों दिखाई देता है, तो आपको बताना है इट इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3। जो NO2 गैस बनती है वो येलो कलर देती है। NO2 गैस को रिमूव कराना हो तो एयर पास करा के रिमूव कराया जा सकता है। इसके बाद देखिए एसिडिक कैरेक्टर बताया गया है, कुछ खास नहीं है, सबको पता है HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हालांकि H2SO4 से तो वीक है, लेकिन वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर पानी के साथ ट्रीट करोगे तो H पॉजिटिव देगा, प्लस क्या होगा? नाइट्रेट आयन बनेंगे। जैसे ये हमने इसकी रिएक्शन कराई है कैल्शियम ऑक्साइड से। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी बेस से रिएक्शन करा दी, और एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। जो एनायन होगा इसका और जो मेटल होगा वो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट प्लस H2O। ऐसे ही एक इसके एसिडिक कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए एक और रिएक्शन दिखा दी, NaOH के साथ कराओगे तो NaNO3 प्लस H2O। इनमें से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है एग्जाम के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। हाँ, जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 एसिड तो है, एसिड के साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटा ये भी एक टॉपिक बनता है। एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, उसमें एग्जाम्पल आता है, सबसे ऊपर आता है HNO3। H2SO4 भी उसी में एग्जाम्पल होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं रिड्यूसिंग एसिड्स या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जैसे HCl है, HBr हैं, HI हैं। ये एसिड्स क्या होते हैं? ये रिड्यूस कर सकते हैं दूसरे को, तो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में आते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड है वो भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लगभग सभी मेटल्स, कुछ को छोड़ के जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, उनको छोड़ के, उन पर तो केवल एक्वारिजिया ही अटैक करता है। लगभग सभी मेटल्स, जैसे मैंने बताया ना कि गोल्ड को छोड़ दीजिए और प्लैटिनम को, इसके अलावा कुछ मेटल्स और भी होते हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, उनको ऑक्सीडाइज तो करता है ये HNO3, लेकिन उनका ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड सरफेस पर जैसे ही ऑक्साइड बनेगी वो ऑक्साइड लेयर जो होती है वो फर्दर अटैक को प्रोटेक्ट करती है, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी सभी मेटल्स को, लगभग सभी मेटल्स को HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है।
नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, मेटेलॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत सारी रिएक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, जितनी आपके कोर्स में हैं केवल उतनी ही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी अगर हमने पढ़ा दी तो आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बड़ा मुश्किल काम है रिएक्शंस को याद रखना। यहाँ पर मैं थोड़े आपको टूल्स दूंगा कि रिएक्शंस को आप कैसे याद रखें। देखो, जब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक पोटेंशियल इक्वेशन होती है। HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसकी दो पोटेंशियल इक्वेशंस हैं, जरा उस पर ध्यान देना। पोटेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं इनको हम, पोटेंशियल रिएक्शंस या इक्वेशंस, जो भी आप लिखना चाहें। कौन कौन सी हैं? एक तो है 2HNO3, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो भैया एक काम करो, पहले तो आप एक H2O निकाल दो। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को साथ साथ लिख के दिखाते हैं। 2HNO3, H2O निकाल दो। अब एक में आप क्या करो, NO2 बनाओ। जब NO2 बनाएंगे तो दो नाइट्रोजन है, 2NO2 बनेगा। और कितने ऑक्सीजन बचे? एक ऑक्सीजन ये चला गया, 4 ये हो गए, 5 हैं कितने? 6। ये एक ऑक्सीजन जो बचा है, नेसेंट ऑक्सीजन कहेंगे इसको, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देगा। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर NO2 ना लेकर के NO लेते हैं, तो कुछ रिएक्शंस में ये वाली पोटेंशियल इक्वेशन यूज होती है और कुछ रिएक्शंस में ये वाली पोटेंशियल इक्वेशन यूज होती है। याद रखना आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं पे ये यूज होती है, कहीं कहीं पे ये वाली यूज होती है। ये वाली जनरली मेटल्स वाले केस में ही यूज होती है, और जब किसी नॉन मेटल का, मेटेलॉइड का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये इक्वेशन यूज होती है। तो कुछ रिएक्शंस हम आपको करा के दिखाते हैं जहां पर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। भाई ऑक्सीडेशन नॉन मेटल्स का भी होगा, मेटेलॉइड्स का भी होगा, कंपाउंड्स का भी होगा, और इसके अलावा मेटल्स का भी होगा। तो सबका हम अलग अलग करके बता देते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन रिएक्शंस आप याद कर जाओगे, टूल्स के थ्रू याद कर जाओगे। वैसे बहुत मुश्किल होने वाली है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिए ही नहीं है NCERT में। जैसे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में किसका ऑक्सीडेशन दिया है, तो आपके यहाँ NCERT में आयोडीन I2 नॉन मेटल हो गया, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका ऑक्सीडेशन दिया है। कंपाउंड्स में किसी का नहीं दिया है, लेकिन मैं 2 का कराऊंगा आपको, क्योंकि वो दोनों ही प्रैक्टिकल सिलेबस में आपके हैं। एक तो रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस होता है, इसलिए वो वाला कराएंगे। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के ऑक्सीडेशन में भी होते तो सभी मेटल्स के हैं, लेकिन 2-3 मेटल्स का ही ऑक्सीडेशन NCERT में दिया है, तो वो आपको हम कराएंगे। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर में। आपने ये पोटेंशियल इक्वेशंस लिख ली, A और B, ये इक्वेशंस ही यूज होंगी। आप इक्वेशंस यानी रिएक्शंस को कैसे लिखोगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। वैसे 11th में भी बताया जाता है, जब H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में सबसे पहले आप डालिए ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स भी हैं नहीं कोई आपके कोर्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड कंपाउंड्स, तीनों का एक साथ कर लेंगे और मेटल्स का अलग कर लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड कंपाउंड्स। जरा ध्यान देना, मान लो आयोडीन का ऑक्सीडेशन करना है, आपको कितना याद करना है? आपको बस इतना याद करना है कि जब आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके आयोडिक एसिड बनाया जाता है, HiO3। बस इतना याद करना है। और ये याद करना है, जो HNO3 की पोटेंशियल इक्वेशन यूज होगी वो NO2 वाली यूज होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। ऐसे ही जब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ये याद रखना है, H3PO4। जब सल्फर का होगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। जब कार्बन का होगा तो CO2 प्लस वाटर या H2CO3 याद रख लो, ये बनेगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर रिएक्शंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपने हेडिंग डाली है ऑक्सीडेशन ऑफ
नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इन नॉन मेटल्स का ही कर लेते हैं। जैसे ध्यान देना, थोड़ी जगह हमने छोड़ दी। सबसे पहले हम इतना रखेंगे, ये आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन को कन्वर्ट कर देता है HiO3। ये बात हमें इतनी याद करनी है। इतनी बात याद करने के बाद अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन को आराम से लिख लेंगे। कैसे लिखना है? HNO3 वाली पोटेंशियल इक्वेशन लिख लो आप। कौन सी वाली यूज होती है मैंने आपको बता दिया था। 2 दिख रहा है बेटा यहां से? हाँ दिख रहा है आपको, देखिए 2 HNO3 कौन सी इक्वेशन यूज होगी? ये इक्वेशन यूज होगी H2O प्लस 2NO2 प्लस यहां पर आएगा 1 ऑक्सीजन। ये वाली इक्वेशन यूज होती है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना, ये पोटेंशियल इक्वेशन लिख लो। अब I2 को HiO3 में कन्वर्ट करो। बेटा जी अगर हम I2 को थोड़ी जगह छोड़ के ही करेंगे, I2 को HiO3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 आयोडीन हैं, तो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल तो बनेंगे ही बनेंगे इसके। ध्यान दिया? I2 को अगर हम HiO3 में कन्वर्ट करेंगे तो I2 एक मॉलिक्यूल तो लोगे ही लोगे, तो यहाँ पर 2 HiO3 बनेंगे। अब ज़रूरत किसकी पड़ी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर लिया करो वाटर मॉलिक्यूल से। तो कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी? 2। तो इसका मतलब आपने क्या ले लिया यहाँ पर? H2O। आपने यहाँ पर ले लिया H2O। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बैलेंस किसे करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? ध्यान देना, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 1। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 6। तो जो 5 ऑक्सीजन है वो कौन देगा? वो ये देगा +5O। और यहां हमने क्या बना दिया? 2HiO3। तो जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी वो यहां से मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो पहली ऊपर पोटेंशियल इक्वेशन लिखी है इसको 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ऐसा करने से इसको हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई करके अब बैलेंसिंग करा दी। ये कैंसिल हो गए और इनको एज सच आप जब जोड़ोगे तो कुल मिला के क्या आएगा निकल के? I2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 10 HNO3। इधर का पार्ट रिएक्टेंट साइड का देख लो। 10 HNO3 आ गया, I2 आ गया, H2O आना चाहिए लेकिन H2O उधर भी है तो कैंसिल जरूर होंगे। अब आप प्रोडक्ट्स पे आ जाओ। 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस H2O कितने बने? प्रोडक्ट साइड में 5 हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर? 4H2O। इस तरीके से आप इजीली इक्वेशन को लिख सकते हो। ये हमने आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराया। एक आध इक्वेशंस और पकड़ते हैं। सेकेंड, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो सल्फर होता है यानी S8, अब दिक्कत ये भी है सल्फर को हम S नहीं ले सकते, सल्फर को हमें S8 फॉर्म में लेना पड़ेगा। सल्फर का जो कन्वर्जन होता है, इस इक्वेशन को हटा देते हैं, इससे हमारे पास जगह मिल जाएगी। ये आपने कॉपी कर ली होगी, ये कॉपी करते हुए चलिएगा, बहुत काम आएगा आपके। बोर्ड के बीचों बीच ही आपको बता देते हैं। सेकेंड है, इसमें हमें ये बात पता है, आयोडीन वाली इक्वेशन करा चुके हैं। सल्फर मतलब S8, सल्फर का कन्वर्जन होगा H2SO4 में। ये आपको याद करना है। बहुत जगह ऐसा आएगा बेटा जी, जब आप KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, जब आप K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, ये सब कॉमन ही रहने हैं। आयोडीन को आयोडिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, ये सब आने ही आने हैं।
तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, वही तरीका, पोटेंशियल इक्वेशन लिखो। HNO3, ये 2HNO3 हो गया। पोटेंशियल इक्वेशन थी H2O प्लस 2NO2 प्लस O। ठीक है भैया। अब सल्फर को कन्वर्ट करते हैं H2SO4 में। ध्यान देना, S8 है, H2O यहाँ आएगा इसलिए हमने जगह छोड़ दी, क्योंकि H2SO4 बनेगा तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर H2O लेने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया, 8H2SO4 बना दिया। भाई S8 मॉलिक्यूल है तो 8H2SO4 बनेंगे। 16 हाइड्रोजन के लिए हमें क्या लेने पड़े, 8H2O लेने पड़े, राइट। अब जरा ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन है यहाँ पर 32 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 8। 32 ऑक्सीजन हैं यहाँ पे और यहाँ पर कितने हैं, देखो ध्यान से, 8 हैं, मतलब 24 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ये 24 ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, ये आएंगे यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ तो एक ही है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड जब कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखते हैं भैया क्या आता है, S8 प्लस फिर HNO3 को लो, 48 HNO3 हो जाएंगे, प्लस H2O उधर भी बन रहे हैं, बाद में कैंसिल करेंगे हम लोग, पहले मेन प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। H2O उधर ज़्यादा हैं तो उधर ही आने, इधर तो आने नहीं है। मेन प्रोडक्ट्स में यहाँ पर 8 H2SO4 बने प्लस 48 NO2 बने प्लस H2O की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 24 तो इधर बने, 8 इधर हैं, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 16 H2O। इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जल्दबाजी में बैलेंसिंग ना हो पाई हो। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ये हो गया सल्फर का और एक हो गया आयोडीन का, C। कार्बन का ले लेते हैं, NCERT में दिया हुआ है, कार्बन और फॉस्फोरस दोनों का दिया है, तो इनका ले लेते हैं। तो इतना याद रखना है, कार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे H2CO3 में, या H2CO3 की जगह हम CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हैं। आपकी NCERT ने यही लिखा है, देखना भैया ध्यान से। कार्बन पहले तो पोटेंशियल इक्वेशन आएगी, 2HNO3 H2O प्लस 2NO2 प्लस O। कार्बन तो C ही लिया जाएगा, C को कहाँ ले जाएंगे हम, H2CO3। जहाँ पे H2CO3 है आप चाहें तो CO2 प्लस H2O लिख सकते हैं। H2CO3 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बन को H2CO3 में ले जाएंगे तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा H2O। अब आप बैलेंस करें ऑक्सीजन को, कितने ऑक्सीजन बैलेंस हुए, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3। तो ज़रूरत पड़ी 2 ऑक्सीजन की। 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जब ऐड करेंगे तो कुल मिला के बनेगा C प्लस 4HNO3 प्लस H2O तो आना ही नहीं है, उधर ही आना है, तो प्लस छोड़ो, यहाँ पर आगे बढ़ो। मेन प्रोडक्ट्स की तरफ देखो, H2CO3 प्लस 4 NO2 आ गए, प्लस H2O यहाँ पर कितने बने, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, 2 नहीं, हाँ 2 ही बने, तो यहाँ पर 1 H2O आ जाएगा। अगर आप चाहें तो H2CO3 को क्या लिखते, CO2 और CO2 आता, और H2O तो कुल मिला के यहाँ पर कितने H2O हो जाते, 2, और ये क्या हो जाता, ये CO2। तो ये एक तो ऑक्सीडेशन करा दिया किसका, कार्बन का। एक और कर लेते हैं और वो है ऑक्सीडेशन जो रह गया हमारे कोर्स में, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का और कर लेते हैं। ये इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, बाकी हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं,
तो बेटा ये फोर्थ है डी, इसमें हम फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको कन्वर्ट करेंगे H3PO4 में। ये तो हो गई पोटेंशियल इक्वेशन। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर P4 प्लस यहाँ H2O आएगा, जगह छोड़ दी हमने, इसको हम कहाँ ले गए 4H3PO4 में। हाइड्रोजन बैलेंस करिए, कितने हैं 12, तो आएगा 6H2O प्लस ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे, ये हो गए 16 और यहाँ पर कितने हैं 6, तो मतलब लेने पड़ेंगे 10 ऑक्सीजन। कितनी भी जगह छोड़ दो यहाँ कम पड़ी जाती है, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, ऑक्सीजन के बेसिस पे। इसको हम ऐड कर देंगे तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। P4 प्लस 20HNO3, इधर की तरफ 6H2O हैं, उधर ज़्यादा हैं तो कुल मिला के उधर ही आने हैं, तो क्या बना 4H3PO4 प्लस ये हो गए 20NO2 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे H2O 10 हो गए वहाँ पे, और यहाँ पर 6 प्लस आ गया यहाँ पर 4H2O। तो बेटा जी ये हम लोगों ने नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, बस एक दो कंपाउंड्स का ही ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल पर्पज से इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है उसका एक कर देते हैं, स्टार्च का ऑक्सीडेशन। ये तो वही आएगी इक्वेशन, तो इसके ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आप इन सारी इक्वेशंस को एज सच कॉपी करिएगा या अपने आप लिख करके देखिएगा। अगर यहाँ से भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ पाया और आप इक्वेशंस नहीं सीख पाए, तो ये मेरी गारंटी है सीख आप कहीं से भी नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा और मैं इसको एलेबोरेट नहीं कर सकता था। देखिए हमें करना क्या है, तो होपफुली आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। स्टार्च होता है, ये ई आ जाएगा। स्टार्च होता है C12H22O11, इसको ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलिक एसिड में। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH। बेटा जी यहाँ पर O ले लेते हैं, अब इसको लेते हैं C12H22O11 प्लस कुछ ना कुछ आना ही आना है, तो छोड़ दो अभी। यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन, ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं, तो बन जाएंगे 6 ऑक्सैलिक एसिड प्लस क्या आएगा देखते हैं। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन अगर बैलेंस करें तो 6 और एक मॉलिक्यूल में 2, 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 12 यहाँ हैं और यहाँ पर कितने हैं 22 हैं। इसका मतलब इस साइड में 10 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो 5H2O इधर आएगा। अब बैलेंस करो आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कितने हो गए 2 2 4 24 हो गए, 24 और 5 कितने हो गए 29 में से 11 आप माइनस कर दो, 11 यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो कितने बच्चे 29 से 11 माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे तो 19, एक और माइनस करोगे तो 18 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 18 से। चलिए देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। स्टार्च ले लो पहले, स्टार्च नहीं है ये सुक्रोज है, कैन शुगर है, इसको गलत बोल दिया मैंने स्टार्च, ये कैन शुगर है। तो बेटा इसको जोड़ लेते हैं इक्वेशन को, C12H22O11 प्लस 36
HNO3 ऑक्सीजन कैंसिल, इधर की तरफ आइए तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस 36 NO2 प्लस 18 मॉलिक्यूल ये हो गए पानी के, 5 ये 23 H2O। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो गई। ये हमने ऑक्सीडेशन किया था सुक्रोज का। तो सुक्रोज के ऑक्सीडेशन में, ये सुक्रोज का ऑक्सीडेशन हो गया। बेटा जी कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में एक इक्वेशन और लेते हैं, आपको यहाँ से दिख जाएगी, या चलिए यहीं पे ले लेते हैं। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, फिर हम मेटल्स के ऑक्सीडेशन पे चलेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का यूज़ हुआ है, उसके बाद भी आप सेकंड्स में या एटलीस्ट 1-2 मिनट में तो बड़े आराम से इक्वेशन को लिख सकते हो, अगर आपको टूल्स पता हैं, इक्वेशन को लिखने के टूल्स होते क्या हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तरीका होता ही है, उसको सॉल्व किया ही जा सकता है। इनसे टफ और इक्वेशंस आपको नहीं मिलने वाली हैं कहीं, और अगर KMnO4 K2Cr2O7 पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इक्वेशंस इसी टाइप से आपको पढ़ाई जाएंगी, सारी इक्वेशंस आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगी। तो हमने क्या बताया, फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को, ये F हो जाएगा, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करता है फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 होल थ्राइस। बेटा जी यहाँ पर जो पोटेंशियल इक्वेशन है वो आपको याद रखना है, वो चेंज्ड है। यहाँ पर पोटेंशियल इक्वेशन में जो बनता है वो NO बनता है, प्लस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आएंगे। तो देखिएगा फेरस सल्फेट को अगर हम फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो हो गया फेरस सल्फेट, इसको कन्वर्ट करेंगे हम फेरिक में, Fe2SO4 का होल थ्राइस। बेटा जी बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि कम से कम 2 तो इसके लेने ही पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ Fe2 करना है। सल्फेट आयन भी यहाँ 2 हुए, और यहाँ सल्फेट आयन क्या हुए, 3 हैं, कम पड़ गए। तो सल्फेट आयन के लिए तो H2SO4 लेना ही पड़ेगा, तो ये रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। जब H2SO4 ले लिया तो सल्फेट आयन बैलेंस हो गए। तो इस हाइड्रोजन का क्या होगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा H2O, और इस H2O के लिए ऑक्सीजन कौन देगा, वो ऑक्सीजन देगा ये। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके साथ ऐड करो, तब आपको नेट इक्वेशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के 2HNO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर की तरफ आइए, पहले मेन प्रोडक्ट्स लिखते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस कितने बने, ये 3 बने, प्लस 2NO, H2O देख लेते हैं, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 H2O। तो ये हम लोगों ने नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन पढ़ना था, जो हमारे सिलेबस में था, या एक आध इक्वेशन नहीं भी थी, वो हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। 10 मिनट का ये है टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देखिए बेटा, मेटल्स के ऑक्सीडेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन उससे पहले एसिड भी तो है। मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा। तो जब HNO3 की रिएक्शन ऐसे मेटल्स के साथ कराई जाती है जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो हमने
सबसे पहले उसी को लिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विच आर एबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो पहले रिएक्शन क्या होगी, मेटल HNO3 की रिएक्शन से मेटल का नाइट्रेट बनेगा और ये हाइड्रोजन निकलेगी। तो मेटल का तो नाइट्रेट बन गया, जो ऑक्सीडेशन होना था मेटल का वो हो गया, लेकिन जो ये हाइड्रोजन निकलती है, ये हाइड्रोजन मिक्सचर को छोड़ने से पहले, मतलब जब तक निकलती है बाहर जाती है उससे पहले पहले क्या करती है, जो और बचा हुआ HNO3 है वहाँ पर, उस HNO3 को रिड्यूस कर देती है। और रिड्यूस करके क्या बनाएगी HNO3 से, हो सकता है NO2 बने, NO बने, N2O बने, N2 बने या अमोनिया बने। ये डिपेंड करेगा कि वो मेटल कौन सा था, टेम्परेचर क्या था, और जो आपने HNO3 यूज़ किया है वो कॉन्सनट्रेटेड था या डाइल्यूटेड था। तो ये लिखा हुआ है, बिफोर दिस हाइड्रोजन इज अलाउड टू स्केप इट रिड्यूसेस द नाइट्रिक एसिड इनटू प्रोडक्ट्स लाइक, किस किस में रिड्यूस कर सकती है, +5 से +4, +2, +1, 0, -3 में चला गया नाइट्रोजन। लेकिन ये ध्यान रखें, अमोनिया कभी आपको एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर अमोनिया बनेगा तो अमोनिया तुरंत ही क्या करेगा, अमोनिया बेसिक है, बेस क्या करेगा, तुरंत ही एसिड HNO3 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट NH4NO3। वैसे तो हमारे सिलेबस में उन मेटल्स की जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, केवल एक रिएक्शन है और वो है जिंक। ये सब हम आपको नहीं कराते, केवल जिंक की रिएक्शन करा देते। यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं जिंक की, एक कॉन्सनट्रेटेड के साथ और एक डाइल्यूटेड के साथ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप और मेटल्स का ऑक्सीडेशन भी कराना चाहें तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिंक के अलावा एल्यूमिनियम होता है, टिन होता है, ये बहुत सारे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर आप बाई चांस पढ़ रहे हैं, ऐसा कंपटीशन में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है वहाँ से, तो फिर इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इनको समझने के लिए। वैसे तो 2 ही मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराना है, एक जिंक का जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है, और एक कॉपर का जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे है। तो दोनों को ऑक्सीडेशन में हम कॉन्सेप्ट अलग अलग लगाएंगे। अगर जिंक का करेंगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हमने किससे कराया, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक करा रहे हैं विद डाइल्यूट HNO3 जो कि 20% के आसपास होता है। तो देखो बकायदा हमने उसी तरीके से कराया है। पहले ZnHNO3 के साथ क्या कर रहा है, ये जिंक का नाइट्रेट बन रहा है और जो हाइड्रोजन निकल रही है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगी, ये हाइड्रोजन निकलने से पहले कुछ हाइड्रोजन जो HNO3 है वहां पर और बचा हुआ है, उसको N2O में N2O में रिड्यूस कर जाती है। ये याद करना पड़ेगा। अगर डाइल्यूट है तो N2O बनता है जिंक के साथ, और अगर कॉन्सनट्रेटेड है पहली रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगी तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। ध्यान देना, 2HNO3, अगर इसको N2O में ले जाना है तो ये 2HNO3 लेने पड़ेंगे, N2O बनेगा। बाकी क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जो बचे हुए हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाएंगे। जैसे कि N2O आपने ले लिया, अब हाइड्रोजन कितने बचे यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन हैं, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन कितने बचे, 6 बचे, एक ऑक्सीजन यहाँ चले गए तो 5 ऑक्सीजन बचे, इसका मतलब 5H2O चाहिए होगा। 5H2O का मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए, 10, 2 तो हाइड्रोजन ये हो गए, इसका मतलब आपको 8 हाइड्रोजन लेने पड़े। मीन्स याद क्या करना पड़ा, ये भी नहीं याद करनी है आपको इक्वेशन, ये तो बताया था आपको। ये याद करना है कि बस N2O बनेगा, और N2O बनेगा तो फिर इस इक्वेशन से बनता है, वो आप बैलेंस कर लोगे। 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़े तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बैलेंस्ड आ जाएगी। अगर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होता है तो जैसे 70% 68% के आसपास होता है, पहली रिएक्शन तो सेम है, 2 हाइड्रोजन निकले। ध्यान देना, इस बारी NO2 बनता है, HNO3 प्लस H, ध्यान देना, एक N से एक NO2 बन गया। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर, 3, 2 यूज हो गए, एक H2O बनेगा। तो एक H तो यहाँ है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, यहाँ 2 निकल रहे हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये Zn का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक ऑक्सीडेशन है हमारे सिलेबस में और वो है कॉपर का, वो हम लिख लेते हैं।
कॉपर का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विच आर बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब हम ऑक्सीडेशन उन मेटल्स का कराते थे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो पहले मेटल और एसिड की रिएक्शन होती थी, मेटल का नाइट्रेट बनता था और जो हाइड्रोजन निकलती थी वो हाइड्रोजन बचे हुए HNO3 को रिड्यूस करती थी। यहाँ पर वो रिएक्शन तो होनी नहीं है, क्योंकि मेटल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे है तो मेटल और एसिड वाली रिएक्शन होनी नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलनी नहीं है। तो फिर कैसे होगी रिएक्शन? देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होगा मेटल का मेटल के ऑक्साइड में। अगर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होगा तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? तो पोटेंशियल इक्वेशन यूज़ होगी। डायरेक्टली जो हम HNO3 की ऑक्सीडाइज करने वाली इक्वेशन पोटेंशियल इक्वेशन यूज़ करते थे उसको यूज़ करेंगे। डाइल्यूट के केस में जो इक्वेशन यूज़ होती है वो NO बनने वाली यूज़ होती है, और कॉन्सनट्रेटेड के केस में जो इक्वेशन यूज़ होती है वो NO2 वाली यूज़ होती है। ध्यान देना, हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, और सबसे पहले करा रहे हैं विद डाइल्यूट HNO3। अगर डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, यहाँ पर HNO3 की हम पोटेंशियल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। 2 क्या बनता था आपको याद होगा, 2NO प्लस H2O, और यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन निकलेंगे। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, कॉपर Cu प्लस O क्या बनता है, सीधे CuO बनता है। बेटा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन निकले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जोड़ तो हम देंगे इक्वेशन, लेकिन अभी इक्वेशन पूरी नहीं हुई। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, और ये क्या है, एसिड, तो तुरंत ही फिर से रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, जो CuO कितने बनाए थे हम लोगों ने, 3 बनाए थे, चलो 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। CuO प्लस HNO3 2 लेने पड़ेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या हुआ यहाँ पर H2O। तो कुल मिला के बनना मेटल का नाइट्रेट ही है। अब इसको हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन को, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ध्यान देना, पहले हम जब इनको ऐड करेंगे, ध्यान दें, पहले इसमें और इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो, इसमें और इसमें जो कैंसिल होगा तो वो केवल ऑक्सीजन कैंसिल होंगे, ऐसे करके हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब ध्यान दें, इसमें और इसमें कुछ कैंसिल होगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, और तो कुछ कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है। कुल मिला के इक्वेशन लेते हैं, 3Cu प्लस 2 HNO3 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 8 HNO3, और कुछ तो बचा नहीं रिएक्टेंट साइड में। इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ मेन प्रोडक्ट्स लेते हैं पहले। तीन तो ये बनेंगे कॉपर के नाइट्रेट CONA3 होल ट्वाइस, प्लस ये 2NO बनेंगे, प्लस H2O एक ये है, यहाँ कोई H2O नहीं है, और यहाँ H2O हो जाएंगे 3, तो कुल मिला के ये बन जाएंगे 4H2O। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक करना सही रहता है। तो ये इक्वेशन जो कॉपर को ऑक्सीडाइज करने वाली है, कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम सेकेंड लें विद कॉन्सनट्रेटेड HNO3, तो आपको बताया था पोटेंशियल इक्वेशन यहाँ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल इक्वेशन आएगी 2HNO3
यहाँ पर बनता है 2NO2 प्लस H2O और एक ऑक्सीजन आता है केवल, तो इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी। Cu प्लस O क्या बनेगा, CuO, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, और जो CuO होगा वो रिएक्ट करेगा 2HNO3 से, क्योंकि ये बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स मेटल के, बना लेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। कुल मिला के आप इसको जब ऐड करोगे तो बनेगा, क्या क्या कैंसिल हुआ, ये इधर की तरफ और कुछ तो कैंसिल नहीं हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो बना क्या, 4 HNO3 होंगे, कॉपर होगा, Cu प्लस 4 HNO3, मेन प्रोडक्ट्स में CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। इस तरीके से ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बेटा यहाँ पर एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस, ये लैब में आपको यूज़ करना पड़ता है, तो अगली हेडिंग जो हम डालेंगे वो रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस डालेंगे। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। देखो रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस होता क्या है, जरा थोड़ा सा आप समझ लो, इसको हम कब यूज़ करते हैं, नाइट्रेट आयंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या फेरस आयंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपको नाइट्रेट आयंस को टेस्ट करने हैं तो पहले क्या होता है, जो नाइट्रेट आयंस हमारे पास होंगे, मान लो NaNO3 है, KNO3 है या PbNO3 होल ट्वाइस है, कोई भी है, नाइट्रेट आयन ओवरऑल मिलने चाहिए। आपने एक्वस सोल्यूशन लिया, जो भी आपके पास सॉल्ट है, तो वहाँ NO3 माइनस आ गए होंगे। फिर डाला जाता है फेरस सल्फेट FeSO4। तो आपको पता है नाइट्रेट आयंस क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक में। तो क्या हुआ होगा, Fe+2 से Fe+3 बने होंगे और साथ में क्या बना होगा, NO। मैंने रिएक्शन आपको कराई है। FeSO4 का कन्वर्जन किसमें होता है, Fe2SO4 होल थ्राइस में, और प्लस क्या होता है, NO। अब ये जो NO बनती है, ये जो बचे हुए कुछ और फेरस आयंस होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, एनसीईआरटी में टेस्ट दिया गया है। एनसीईआरटी की अगर हम लैंग्वेज देखें तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग लिखिएगा, इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। लिखिएगा इसमें 2-3 लाइनें। इट इज यूज्ड टू टेस्ट, थोड़ा सा चेंज करा के लिखा रहे हैं, इट इज यूज्ड टू टेस्ट नाइट्रेट आयंस, फुल स्टॉप के बाद, नाइट्रेट आयंस गिव दिस टेस्ट in the presence of ferrous ions Fe+2, in the presence of ferrous ions, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, ferrous ions are oxidized to ferric ions Fe+3 and NO3 minus nitrate ions are reduced to, अपनी भाषा में लिखा देते हैं, are reduced to NO, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO reacts with remaining Fe+2 to form a brown colored complex। बाकी कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। फेरस सल्फेट डाला जाता है, फिर ऐसे टेस्ट ट्यूब लेकर के दीवार के सहारे हल्के से H2SO4 डाला जाता है, ऐसा कुछ तो लैब में आपको सिखाया जाता है, ये आपने सीखा होगा। तो इसकी अगर आप केमिस्ट्री लिखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री ये है, नाइट्रेट आयंस होंगे एक्वस, नाइट्रेट आयंस रिएक्शन करेंगे Fe+2 से, फेरस आयंस से, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम तो होगा ही, क्या बनेगा, NO, जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां पर बनेगा NO जिसका मेन रोल है, +3 Fe+3 +2H2O, और
फिर क्या होगा, जो फेरस आयंस होते हैं, जो कि अपनी फेरस आयंस क्या करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फेरस आयंस आपने ऐड किए थे तो कुछ फेरस आयंस जो होंगे उन्होंने ये ऑटोमेटिकली बना लिया होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जो NO होता है वो NO क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करा देता है। FeH2O कितने रह जाएंगे 5, और एक यहाँ पर आ जाएगा NO+2 और यहाँ हो गया H2O, और ये बनता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स, जिसकी ब्राउन रिंग बनती है। लास्ट में आप लोग लिखिएगा यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, NCERT वाले यूजेज सारे लिख लीजिए, लिखिएगा नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोजिव्स एंड पायरोटेक्निक्स। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन कॉमा ट्राई नाइट्रोटोलीन, जिसको हम लोग TNT भी बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो था उसको TNG बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलीन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, कॉमा इचिंग ऑफ मेटल्स एज एन ऑक्सीडाइजर, और फिर कॉमा लगा के इन रॉकेट फ्यूल्स। बेटा जी ये HNO3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया होगा, लेकिन होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो नाइट्रिक एसिड को अच्छे से तैयार करें, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत थोड़ी पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।